Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों 2015 अमेंडमेंट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Now we move forward to 2019 amendment which is another watershed divide in this journey of this arbitration act. तो दोस्तों इसमें हम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखेंगे फ्रॉम 2015 अमेंडमेंट और उसको कैसे कंटिन्यू किया गया है. तो फर्स्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें हम देखते हैं इसमें सेक्शन 29E को अमेंड किया गया था जो टाइमलाइन देता था. तो पहले जो हमने 2015 अमेंडमेंट में ये देखा था फ्रॉम द आर्बिट्रेशन ऑफ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल 12 महीने के भीतर अवार्ड देना था. बाकी जो एक्सटेंड होगा 6 महीने विद अग्रीमेंट और उसके बाद कोर्ट जाना वो सब बातें छोड़ते हैं. जबकि इसमें कहा गया कि फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग ये 12 महीना देखना है और ये चीज़ क्लैरिफाई की गई क्योंकि उतना पीरियड है जितने में आपको अवार्ड लाना है. लेकिन अब ये कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग वाली मतलब कोई भी जितना टाइम मनमाना टाइम नहीं ले, इसलिए ये कहा गया कि 6 महीने में आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करना है. प्लीडिंग आर योर रिटन सबमिशंस तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस रीजॉइंटेड ये सब प्लीडिंग पे आएंगे. नाउ कमिंग फर्दर सेक्शन 29A को अमेंड करके ये भी कहा गया. अच्छा पहले 2015 अमेंडमेंट में ये था कि अगर एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जब कोर्ट में पिटिशन जाती थी तो उस समय आर्बिट्रेटर की जो पावर थी मैंडेट थी वो सस्पेंड हो जाती थी और जब कोर्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट कर देता था तब वो उनकी पावर रिन्यू हो जाती थी. बट इससे वो पीरियड तो लैप्स हो जाता था ना. मान लीजिए 4-5 महीने बाद कोर्ट का जजमेंट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए तो 4-5 महीने तो आर्बिट्रेटर खाली बैठेगा. तो यहाँ कहा गया कि नहीं, आर्बिट्रेटर की जो मैंडेट है वो कंटिन्यू रहेगी. तीसरी बड़ी बात जो ये हुई तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट को एक्सप्लिसिट कर दिया गया. आर्बिट्रेशन मीडिएशन ये सब है, ये सब इनका बेसिक प्रीमाइस कॉन्फिडेंशियलिटी है. तो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सप्लिसिट रहेगा तो पार्टीज विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू ओपन अप. चौथा बड़ा अमेंडमेंट ये किया गया कि इसमें सेक्शन 34 के ग्राउंड्स सेक्शन 34 में जो सेक्शन 34 में अवार्ड इज चैलेंज या अवार्ड एक पिटिशन डाली जाती है तो अवार्ड सेट असाइड करने के लिए. तो इसमें उसके ग्राउंड को ये कहा गया कि इट कैन बी सेट असाइड ओनली ऑन द ग्राउंड्स विच आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें आर्बिट्रेशन के टाइम पे कोई कुछ बातें आप लाए ही नहीं और फिर बाद में जब आपके अवार्ड आपके अगेंस्ट आ गया है तब आप उसको लेकर आए कि यार ये मैटर तो उसने देखा नहीं था और इसके बेसिस पे आप दोबारा द अवार्ड विल बी डिफरेंट. ये आपकी गलती है. इट इज़ सिमिलर टू जो हम देखते हैं सिविल CPC में कि रेस जुडिकाटा लग जाएगा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा. और उसके बाद हम आते हैं इसके बाद एक और बड़ा अमेंडमेंट इसमें ये किया गया कि इसमें कहा गया कि अगर जब पेंडिंग तो सेक्शन 17 के अंदर सेक्शन 17 के अंदर इंटरिम मेजर दे सकता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. तो ये हमने देखा था पहले ही मतलब 2015 अमेंडमेंट में उसने एम्पावर किया था कि अब इंटरिम मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही दे देगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड अप टिल द एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड. लेकिन 2019 अमेंडमेंट ये कहता है कि नहीं, एक बार अवार्ड आ गया उसके बाद दैट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बिकॉज फंक्टस ऑफिशियो. तो सेक्शन 17 के अंदर अगर आपको इंटरिम डायरेक्शन लेने हैं तो इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. उसके बाद 6 जो इसमें बड़ी बात यह है कि इस पर आर्बिट्रेटर को थोड़ी मतलब इम्यूनिटी दी गई है कि नो सूट और प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर for any act done by him in good faith. तो इसलिए arbitrator can take more proactive steps for early resolution of the dispute and proclamation of award. इसके बाद इसमें एक और ये बात कहेगी now that we know that government is moving in the direction of making India as hub of international arbitration. तो section 45 which deals with international arbitration उसको सेक्शन 8 के पैरीमटीरिया किया गया. सेक्शन 8 डील्स विद डोमेस्टिक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ टू रिफर इन मैटर या टू रिफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन या टू स्टॉप पार्टीज फ्रॉम गोइंग फॉर आर्बिट्रेशन only prima facie satisfaction is required. Complete satisfaction is not required in case of international arbitration also. सेक्शन 8 में पहले से ही था डोमेस्टिक के लिए. उसके बाद एक और इसमें बात इंपॉर्टेंट चेंज जो 8th इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है
कि इसमें सेक्शन 11 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा गया है कि यू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जो कि जो विच विल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्रेडिटेड आर्बिट्रेटर्स, और उससे आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे। तो उनको आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को ये पावर डेलीगेट किया गया है कि आप आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करो। तो पहले आपको हर बार जाना पड़ता था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डेड विद केसेस। तो आपको आर्बिट्रेशन जो कि HDR का मैकेनिज्म है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ केसेस, उसकी शुरुआत के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता था। तो अब बोला गया कि नहीं, आप ये जो कोर्ट्स है ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट करेंगे और आप उनसे ले सकते हैं, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट उनसे करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसका एक फॉलो आउट ये है कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में अपील का मैकेनिज्म नहीं दिया गया है। तो पहले सेक्शन 11 से अगर आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराते थे तो इसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में जाते थे डायरेक्टली 136 के अंडर। अब क्या होगा, अब आप आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से अपॉइंटमेंट कराओगे आर्बिट्रेटर का और उससे आप नाखुश हो तो अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाएगा। तो ये एक फॉल आउट है, क्योंकि इसके लिए अपीलेट मैकेनिज्म देना पड़ेगा अगर आप हाई कोर्ट के पास जाना चाहते हो तो। इसके बाद एक और यहाँ पे चेंज ये किया गया पॉजिटिव चेंज कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई फॉर ग्रेडिंग आर्बिट्रेटर्स, एक्रेडिटेशन और मेंटेनिंग डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। उसके बाद ये भी एक्सप्लिसिट किया गया जो 2015 अमेंडमेंट जो है इट विल बी प्रोस्पेक्टिव। तो दिस इज समथिंग विच हियर द पार्लियामेंट हैज इग्नोर्ड द नज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोची क्रिकेट के एक केस में कहा था कि 2015 अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव रखना चाहिए, लेकिन इसमें पार्लियामेंट ने 2019 अमेंडमेंट में क्लैरिफाई कर दिया कि इट इज़ प्रोस्पेक्टिव और इट इज़ विथ रिगार्ड टू बोथ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एज वेल एज कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट प्रोसीडिंग मतलब सेक्शन 34 में जो आप कोर्ट के, या सेक्शन 36 में जो आप कोर्ट के पास जाते हो। तो एक ये हुआ। अच्छा दोस्तों, एक और इसमें अच्छी मतलब कि एक और पॉजिटिव बात इसमें ये आई थी कि जैसे पटेल इंजीनियरिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा नहीं, दिस इज इन लाइन विद सेक्शन 11 ओनली, तो आई विल जस्ट क्लैरिफाई दिस। तो पटेल इंजीनियरिंग में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के फंक्शन को डेलीगेट करोगे तो इट इज़ काइंड ऑफ डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन, जो कि जनरली नहीं होगा, क्योंकि आर्बिट्रेटर को आप जुडिशियल फंक्शन नहीं डेलीगेट करते हो। 2015 अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि नहीं, दिस इज नॉट डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन, और 2019 अमेंडमेंट में तो इट हैज़ बिकम एक्सप्लिसिट कि आप आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करो ये सब अपॉइंटमेंट के लिए। बाकी दोस्तों एक और चेंज हुआ है जो मैं बता दूं, इसको 2021 अमेंडमेंट ने हटा दिया है। तो ये एक शेड्यूल इंसर्ट किया था 2019 अमेंडमेंट ने फॉर एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एक्रेडिटेड एज आर्बिट्रेटर, लेकिन ये जो शेड्यूल है इसको 2021 अमेंडमेंट में हटा दिया गया है। तो अब बस वो जो शेड्यूल 5 में जो चीज़ें दी हुई हैं कि जिससे आपकी ये पता चले कि हाँ पे इंटेग्रिटी है, बायसनेस नहीं है, बस वही सब चीज़ें हैं। अब कोई अलग से कोई शेड्यूल इसके लिए नहीं है फॉर क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एक्रेडिटेड एज आर्बिट्रेटर। तो दोस्तों ये थोड़ा एग्जॉस्टिव हो गया 2019 अमेंडमेंट, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैटर के साथ। यहाँ पे तो ज़्यादा केसेस हैं नहीं इसमें ADR में। तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लव।